Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you rights of a surety and discharge of surety. ये बिजनेस लॉ के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाले चैप्टर का एक टॉपिक है। ये टॉपिक छूट गया था बिजनेस लॉ में, तो मैं इसे आज कवर अप कर रही हूँ। सो जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले बिजनेस लॉ की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बिजनेस लॉ की जो है कोई इजी बुक्स बता दीजिए, तो वो कुछ इजी बुक्स के लिंक्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, श्योरिटी के राइट्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि श्योरिटी होता कौन है। तो श्योरिटी जो होता है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की एक पार्टी है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पर्सन किसी थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करता है अगर वो थर्ड पर्सन डिफॉल्ट करता है। तो एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे ए है, ए एक ऐसा पर्सन है जिसको पैसे चाहिए कुछ, तो ए जो है सी के पास जाता है। सी जो है वो ए का फ्रेंड है। अब सी ने कहा मेरे पास भी नहीं है पैसे, तो मैं अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता। तो सी ने कहा कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं बी को जाके बोलता हूँ, बी के पास पैसे हैं, वो तुम्हें पैसे दे देगा और मैं जो है उसकी गारंटी ले लेता हूँ। तो सी जो है वो बी को रिक्वेस्ट करता है कि तुम 50,000 रुपये ए को दे दो, उसको ज़रूरत है। जो ए है वो 1 साल के अंदर आपको पैसे लौटा देगा। अगर ए जो है वो 1 साल के अंदर पैसे नहीं लौटाएगा तो तुम पैसे मुझसे आके ले लेना, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। अब देखो, जिसने पैसे दिए, किसने दिए? बी ने दिए। बी कौन हो गया? हमारा क्रेडिटर। जिसको पैसे दिए, किसको दिए? ए को दिए, तो ए हो गया हमारा प्रिंसिपल डेटर। और गारंटी किसने दी? वो हो गया हमारा सी। तो सी कौन हो गया? हमारा श्योरिटी, जिसने गारंटी दी। तो ये जो है ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमारी 3 पार्टीज होती हैं। मैंने अभी आपको बताया है, श्योरिटी, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। क्रेडिटर वो होता है जो पैसे देता है, प्रिंसिपल डेटर वो होता है जो पैसे लेता है, और श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है प्रिंसिपल डेटर की कि वो टाइम पे दे देगा पेमेंट। अगर वो नहीं दे पाया तो क्रेडिटर को वो बोलता है कि तुम पेमेंट मुझसे आके ले लेना। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया कि श्योरिटी कौन होता है। श्योरिटी वो पर्सन होता है जो गारंटी देता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि श्योरिटी के क्या क्या राइट्स हैं। देखो, श्योरिटी के राइट्स हर पर्सन के अगेंस्ट अलग अलग है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले श्योरिटी के राइट्स प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्या है। अब देखो, श्योरिटी के राइट्स कब अराइज होते हैं? वो तभी होते हैं ना अगर श्योरिटी को पेमेंट करनी पड़ती है। सपोज अगर, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बी ने ए को पैसे दिए 50,000 रुपये, तो 1 साल के अंदर अगर ए ने ही वापस कर दिए पैसे बी को, तो यहाँ पे सी की तो कोई लायबिलिटी बनी ही नहीं, श्योरिटी की तो कोई लायबिलिटी अराइज ही नहीं हुई, तो उसके राइट्स भी कहाँ से आएंगे? तो अगर उसी ने पेमेंट कर दी, प्रिंसिपल डेटर ने ही पेमेंट कर दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो गया है और श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। लेकिन इन केस 1 साल गुजर गया, जो ए है वो 50,000 रुपये बी को नहीं देने आया, तो अब क्या करेगा? बी किसके पास जाएगा? सी के पास जाएगा कि तुमने गारंटी ली थी ए की, अब मुझे 50,000 रुपये वापस करो। तो जो सी है उसने पेमेंट कर दी। किसको पेमेंट कर दी? बी को पेमेंट कर दी। अब जो सी है, अब उसका क्या राइट है? राइट टू सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब सब्स्टिट्यूट। अब जो सी है वो किसके राइट, किसकी जगह पे आ जाएगा? अब देखो, बी तो पेमेंट लेके चला गया, अब जो सी है वो बी की जगह पे आ जाएगा। अब जो सी है वो अब ए से पैसे जो है वापस लेगा, क्योंकि उसने ए के बिहाफ पे पेमेंट करी है ना, तो सी लॉस में क्यों जाएगा? ओके, तो जो सी है वो क्रेडिटर बन जाएगा। किसके लिए? बी, ए के लिए। ओके, क्योंकि बी तो पेमेंट लेके चला गया। तो देखो, जैसे ही गारंटीड ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज किया जाता है, जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर के शूज में आ जाता है। मींस उसके पास वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट क्रेडिटर के पास थे, क्योंकि अब वो क्रेडिटर बन चुका है जैसे ही उसने प्रिंसिपल डेटर की पेमेंट जो है वो क्रेडिटर को करी। ओके, अब ये एग्जाम्पल देखो। एक ए ने क्या करा? ए ने मॉर्टगेज करा अपना हाउस बी को। ए को पैसे चाहिए थे, ए ने क्या करा? अपना जो घर है गिरवी रख दिया। किसके पास? बी के पास। और सी ने इस चीज की गारंटी दी। ए के लिए सी ने गारंटी दी, किसको? बी को दी। अब एक टाइम के साथ जो है वो पैसे नहीं पे कर पाया, उसने कुछ पैसे लिए थे, वो पैसे नहीं पे कर पाया।
अब बी ने क्या करा, बी को तो पैसे चाहिए थे, तो बी ने कहा कि अगर ए पे नहीं कर पाया तो वो सी के पास गया कि अब तुम मुझे पेमेंट करो। तो सी ने जो है उस पैसों की पेमेंट उसको कर दी। अब देखो, अब बी तो अपने पैसे लेके चला गया, अब जो सी है, सी किसकी जगह पे आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा। अब वो अपने पैसे जो उसने ए के बिहाफ पे करे हैं वो ए से लेगा, और साथ के साथ वो बी से वो सिक्योरिटी भी ले लेगा, जो गिरवी रखा हुआ है घर, वो भी उससे वो ले लेगा, और वो उसको उसी के अगेंस्ट, ए के अगेंस्ट इन्फोर्स करेगा। मीन्स वो जो है वो क्रेडिटर की जगह पे आ गया है। देन नेक्स्ट इज राइट टू इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है किसी के लॉस को कवर अप करना। अब देखो, मैंने आपको एग्जांपल बताई कि सी ने गारंटी ली, किसके लिए, ए के लिए गारंटी ली, किसको दी, बी को दी गारंटी। अब सी लॉस में क्यों जाएगा? अब अगर सपोज टाइम पीरियड के अंदर अगर ए 50,000 रुपये, वही एग्जांपल ले रही हूँ ताकि क्लियर ज़्यादा अच्छे से हो जाए, ए जो है वो 1 साल के अंदर अगर 50,000 रुपये बी को वापस नहीं कर पाया, तो सी के पास गया बी, तो सी ने उसको पेमेंट कर दी। अब सी ने पेमेंट कर दी, उसने श्योरिटी बना था वो, अब सी उसकी जगह पे पेमेंट क्यों करेगा, उसने तो पेमेंट कर दी, अब वो उससे पैसे वापस लेगा ना जिसके बिहाफ पे उसने पेमेंट करी है। तो अब वो पैसे ए से लेगा, क्योंकि पैसे तो एक्चुअल में ए ने लिए थे ना क्रेडिटर से। ओके, तो यहाँ पे ए का फर्ज बनता है कि जैसे ही सी उसके बिहाफ पे बी को पेमेंट करेगा, तो उसके बाद ए जो है वही पेमेंट जो है वो सी को लौटाएगा। अगर ऐसा वो नहीं करता है तो फिर ऐसे तो कोई भी किसी की गारंटी लेगा ही नहीं, कोई भी श्योरिटी बनेगा ही नहीं, वो लॉस में क्यों जाएगा किसी की गारंटी देके। ओके, देन नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द क्रेडिटर। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स है? फर्स्ट इज राइट टू सिक्योरिटीज। अब मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई थी कि अगर श्योरिटी जो है उसके पास, अगर उसने किसी पर्सन की श्योरिटी दी है, किसी पर्सन की गारंटी दी है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया है कि सी ने गारंटी दी है। ओके, तो उस केस में अगर सी जो है पेमेंट करता है क्रेडिटर को प्रिंसिपल डेटर के डिफॉल्ट करने पे, तो उसके पास वो सारे हक आ जाते हैं जो कि एक क्रेडिटर पे होते हैं, वो उसकी जगह पे आ जाता है। तो अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर ने कोई अपनी सिक्योरिटी दे रखी है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल बताई कि उसने अपना घर गिरवी रख रखा था, तो वो जो घर गिरवी के जो पेपर्स हैं वो श्योरिटी के पास आ जाएंगे। ओके, वो उसे एनफोर्स कर पाएगा ए के अगेंस्ट। क्लियर? इन केस अगर क्रेडिटर ने वो सिक्योरिटी खो दी, तो उस केस में जो श्योरिटी है उतने अमाउंट के लिए जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। मैं अब आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि ए को पैसे चाहिए थे, ए ने कुछ पैसे जो है वो बी से ले लिए और सी ने उस चीज़ की गारंटी दे दी। साथ के साथ ए ने अपना ज्वेलरी बॉक्स बी के पास एज अ सिक्योरिटी रखवा दिया, और वो जो ज्वेलरी बॉक्स का था वो 3,000 का था, और पैसे उसने उससे कितने लिए, 50,000 लिए। तो जब 1 साल गुजरा, ए ने पैसे वापस नहीं करे बी को, तो बी जो है वो सी के पास गया, क्योंकि सी जो था वो श्योरिटी था कि ए ने पैसे नहीं वापस करे, अब तुम मुझे दो। तो सी ने क्या करा, उसे 50,000 रुपये दे दिए, और साथ में सी ने ये कहा कि मैंने तो तुम्हें पेमेंट कर दी है, अब जो तुमने उससे सिक्योरिटी ले रखी है उसका ज्वेलरी बॉक्स, वो तो मुझे दे दो, क्योंकि मुझे भी तो उससे पेमेंट लेनी है ना। तो जो क्रेडिटर है वो जो सिक्योरिटी है, वो जो उसने ले रखा है ज्वेलरी बॉक्स, वो जो है वो श्योरिटी को दे देगा। इन केस अगर क्रेडिटर ने वो ज्वेलरी बॉक्स खो दिया, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो क्रेडिटर को सिर्फ और सिर्फ 47,000 ही पे करेगा। 50,000 दिए थे, 3,000 की सिक्योरिटी वो खो चुका है क्रेडिटर, तो वो उसे पैसे काट के 47,000 पे करेगा, और जो श्योरिटी है वो 47,000 ही किससे लेगा, प्रिंसिपल डेटर से। ऐसा नहीं है कि अगर उसने 47,000 पे करे हैं तो उससे 50,000 ले लेगा, नहीं, जितने उसने राइटफुली पे करे हैं उतने ही वो उससे रिसीव करेगा। मीन्स जैसे ही वो पेमेंट करता है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे, तो जो सिक्योरिटी क्रेडिटर के पास पहले से थी उसके अगेंस्ट, तो वो उससे सिक्योरिटी ले लेगा। ओके, देन नेक्स्ट इज राइट टू क्लेम सेट ऑफ। अब इसका क्या मतलब होता है, काउंटर क्लेम। सपोज वही वाली हम एग्जांपल लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन श्योरिटी है कौन प्रिंसिपल डेटर है। तो यहाँ पे सी श्योरिटी है, बी जो है वो क्रेडिटर है, और ए जो है वो प्रिंसिपल डेटर है। सपोज अब ए ने जो बी है उससे कितने पैसे लिए, 50,000 लिए। ओके, लेकिन कभी पुराने टाइम पे, बहुत साल पहले, जो ए है उसने बी से 2,000 रुपये लेने भी थे। मीन्स उसने कभी क्रेडिटर को दे भी रखे थे पैसे 2,000 रुपये, तो उसने उससे लेने भी थे।
तो अब जैसे ही पेमेंट का टाइम पीरियड आया, अब ए जो है वो 50,000 रुपये वापस नहीं कर पाया, तो बी किसके पास जाएगा? बी जाएगा श्योरिटी के पास कि तुम मुझे 50,000 दो। तो अब यहाँ पे पेमेंट श्योरिटी कर रहा है, तो श्योरिटी के पास पूरा हक है वो काउंटर क्लेम, मतलब वो क्लेम को सेट ऑफ कर सकता है। वो ये कह सकता है कि तुमने प्रिंसिपल डेटर को 2,000 देने भी तो थे, तो अब कायदे के हिसाब से 50,000 में से मैं 2,000 रुपीज़ काट के तुम्हें 48,000 ही दूंगा। तो आगे से क्रेडिटर ये नहीं कह सकता कि तुमने तो 50,000 की गारंटी दी थी, तुम इस क्लेम को कैसे सेट ऑफ कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो वो जो है श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो उस क्लेम को सेट ऑफ कर सकता है और वो उसे 48,000 ही पे करेगा, और साथ के साथ वो जो प्रिंसिपल डेटर है उससे भी 48,000 ही क्लेम करेगा, वो उससे 50,000 नहीं लेगा। मीन्स श्योरिटी के पास ये राइट है कि वो क्लेम को सेट ऑफ कर सकता है। देन नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट द को श्योरिटीज। को श्योरिटीज कब होते हैं? सपोज अगर एक पर्सन को जो प्रिंसिपल डेटर की जो है गारंटी जो है एक से ज्यादा लोगों ने दी है, तो मींस उसमें क्यों श्योरिटीज हो गए, ज्यादा श्योरिटीज हो गए, तो उसे हम को श्योरिटी बोलते हैं। अब देखो, अगर एक चीज की गारंटी एक से ज्यादा लोगों ने दी है, तो उस केस में को श्योरिटीज का ये फर्ज बनता है कि अगर एक ही जने ने पेमेंट करी है तो बाकी को श्योरिटीज को आपने अपना हिस्सा देना है। सपोज ए बी सी जो है वो श्योरिटी है डी को फॉर ए सम ऑफ 3,000 लेंड टू ई, मतलब ई को पैसे दिए गए 3,000 और डी को गारंटी किसने दी? 3 श्योरिटीज थे, ए बी और सी, 3,000 की गारंटी दी। तो जब ई ने डिफॉल्ट कर दी पेमेंट की, उसने पेमेंट नहीं करी, तो डी जो है वो ए बी और सी के पास जाएगा। तो सपोज ए बी सी तीनों से नहीं मिले, उसे एक ही मिला, ए ही मिला, तो ए ने पेमेंट कर दी पूरी 3,000 की। अब ए अकेला क्यों उस चीज को बियर करेगा? तो ए का बाकी बी और सी का फर्ज बनता है कि वो अपना हिस्सा जो है वो ए को दे, वो 1,000 जो है वो ए को दे। मीन्स जो श्योरिटी है वो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है उनमें इससे पहले, मीन्स श्योरिटी बनने से पहले ही अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो फिर तो वैसे ही फॉलो होगा, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो सारे श्योरिटीज को इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। क्यों? क्योंकि वो तीनों श्योरिटीज हैं, वो कोई एक श्योरिटी ही क्यों उस चीज को वो करे। देन नेक्स्ट इज राइट टू शेयर द सिक्योरिटी। ये मैंने अभी आपको बताया है पीछे कि इन केस अगर क्रेडिटर ने कोई सिक्योरिटी ले रखी है प्रिंसिपल डेटर से उसको पैसे देते समय, तो को श्योरिटी के पास पूरा हक है कि जैसे ही वो उस प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी को खत्म करते हैं पेमेंट करके क्रेडिटर को, तो उनके पास सिक्योरिटी आ जाती है। तो वो जो अगर ज्यादा को श्योरिटीज है, 3 को श्योरिटीज हैं, वो तीनों उस सिक्योरिटी को शेयर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज। अब को श्योरिटी की क्या लायबिलिटीज होती हैं, ये मैंने अभी बताया है। ये सेक्शन 146 कहता है कि देखो, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है को श्योरिटीज के बीच में, तो वो तीनों जो है इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। मींस जैसे ही प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करेगा तो जो क्रेडिटर है वो तीनों से पैसे लेगा इक्वली अमाउंट में। इन केस अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है पहले, मींस एग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होते समय ही को श्योरिटी के साथ ही एग्रीमेंट हुआ है कि एक पर्सन जो है वो 50,000 में, सपोज अगर जो ए है वो 30,000 बियर करेगा, बी और सी जो है वो 10,000 बियर करेंगे, तो फिर वो तो वैसे ही होगा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे सारे को श्योरिटीज। अब आ जाओ, श्योरिटी डिस्चार्ज कैसे होता है। डिस्चार्ज का मतलब होता है जब श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म होती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज होगा। श्योरिटी तब डिस्चार्ज होगा अगर प्रिंसिपल डेटर ने ही पेमेंट कर दी। पीछे जो मैंने आपको एग्जांपल कराई थी कि ए ने पैसे लिए बी से, सी श्योरिटी था। अब अगर सपोज 1 साल के अंदर अंदर ए ने ही 50,000 बी को वापस कर दिए, तो सी की लायबिलिटी तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई ना, उसकी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो गई। अब और कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। सबसे पहला है हमारा रेवोकेशन। ये जो पॉइंट्स है ना, ये मैंने एग्जांपल्स के साथ कंटिन्यूइंग गारंटी जो मेरा टॉपिक है उसमें मैंने कवर करे हैं, उसमें एग्जांपल्स भी दी हैं मैंने। उसकी वीडियो आपको बिजनेस लॉ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, उसमें पूरा मैंने एग्जांपल्स के साथ बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिया है। अब देखो, सबसे पहले कैसे श्योरिटी डिस्चार्ज होता है, रेवोकेशन। रेवोकेशन मतलब विड्रॉल या कैंसिल कर देना। अब देखो, श्योरिटी के पास ये हक है, वो कभी भी क्रेडिटर को नोटिस देके अपनी गारंटी वापस ले सकता है, कि वो कभी भी नोटिस दे सकता है कि इस तारीख के बाद मैं एज अ श्योरिटी नहीं हूं इस पर्सन का। सी कभी भी नोटिस दे सकता है, रिटर्न नोटिस बी को, कि मैं अब इस महीने के बाद मैं
ए के लिए गारंटी नहीं दूंगा। तो नोटिस दे के जैसे ही उसने नोटिस दिया उस डेट से नोटिस वैलिड हो जाएगा और वो जो है श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर श्योरिटी की डेथ ही हो गई तो उस केस में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है उस चीज के रिगार्डिंग। देन थर्ड इज बाय नोवेशन। नोवेशन का होता है न्यू, नोवेशन का मतलब होता है न्यू। अगर जो सपोज जो पार्टीज हैं क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, उन्होंने आपस ही में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और पुराने को सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ही कर दिया या ऑल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में उसने गारंटी दी थी ना, तो उसकी लायबिलिटी भी वहीं पे खत्म हो जाती है। देन नेक्स्ट इज बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। अब अगर सपोज क्रेडिटर कुछ ऐसा कर देता है तो उस केस में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। अब क्रेडिटर ऐसा क्या करता है, सबसे पहला है बाय द वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वेरिएंस का मतलब होता है चेंजेस करने। अगर क्रेडिटर ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंडर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर ने श्योरिटी से पूछे बगैर ही कुछ चेंजेस कर दिए कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि उससे पूछे बगैर, वो भी तो एक पार्टी है ना कॉन्ट्रैक्ट की, उससे पूछे बगैर अगर उन्होंने आपस में कुछ चेंजेस कर दिए कॉन्ट्रैक्ट में, वेरिएशन कर दी, चेंज कर दिए, तो उस केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है। देन नेक्स्ट इज बाय द रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। सपोज अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को माफ कर दिया कि जा भाई तेरे को पैसे देने की जरूरत नहीं है, या फिर मतलब उसने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया कि तुझे पैसे वापस देने की जरूरत नहीं है, तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। देन थर्ड इज बाय अरेंजमेंट। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर बाय विच द क्रेडिटर प्रोमिसेस टू गिव टाइम टू। सपोज जैसे मैंने आपको बताया कि ए ने पैसे लिए थे बी से 50,000 और 1 साल के अंदर अंदर ए को वापस करने थे और उसकी गारंटी दी थी सी ने। अब 1 साल गुजर गया, जो प्रिंसिपल डेटर है उसने पेमेंट नहीं दी। अब जो क्रेडिटर है वो श्योरिटी के पास नहीं गया पेमेंट लेने के लिए, उसने जाके प्रिंसिपल डेटर को 1 साल का और टाइम दे दिया, उसका टाइम बढ़ा दिया, उसने बोल दिया कि मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, और उसने श्योरिटी के पास जाके पैसे नहीं लिए, तो उस केस में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है। अब बाद में अगर 1 साल बाद का आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, अगर 1 साल बाद भी प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं करता है, तो उस केस में श्योरिटी फिर पेमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो उसी समय ही डिस्चार्ज हो गया जैसे ही क्रेडिटर ने उसको टाइम दिया। देन नेक्स्ट इज क्रेडिटर एक्ट और ओमिशन। अब क्रेडिटर अगर ऐसा करता है जो कि राइट ऑफ श्योरिटी के अगेंस्ट है, तो उस केस में भी जो है वो श्योरिटी हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। अब ये देखो, इसकी एक एग्जांपल बताती हूं मैं आपको। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारे लिए शिप बनाऊंगा और उसकी पेमेंट तुम मुझे इंस्टॉलमेंट में देना जैसे जैसे मेरा काम होता जाएगा, ओके। और इसकी गारंटी, ए के काम की गारंटी की श्योरिटी किसने दी, किसने गारंटी दी, सी ने गारंटी दी। किसको दी, बी को दी। अब जैसे जैसे वो शिप बनाता गया वो पेमेंट करता गया, लेकिन अभी शिप पूरा हुआ नहीं था, उससे पहले ही जो बी है उसने लास्ट 2 इंस्टॉलमेंट जो बची थी उसने ए को दे दी, और इस बारे में उन्होंने श्योरिटी को कुछ नहीं बताया, सी को, ओके। तो इस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया है जो उसके राइट्स के अगेंस्ट है। उसको बताए बगैर उन्होंने पहले से ही सारी पेमेंट कर दी, जबकि अभी काम पूरा नहीं हुआ था और उसने प्रीपेड मतलब टाइम से पहले पेमेंट कर दी। देन नेक्स्ट इज लॉस ऑफ सिक्योरिटी। मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल से बताया है कि अगर क्रेडिटर के पास कोई सिक्योरिटी रखी है प्रिंसिपल डेटर की, और अगर वो उसे खो देता है, तो उस केस में श्योरिटी उतने अमाउंट तक डिस्चार्ज हो जाता है जितने तक की वो सिक्योरिटी होती है। जैसे मैंने आपको ज्वेलरी बॉक्स की एग्जांपल बताई थी कि अगर क्रेडिटर ने वो ज्वेलरी बॉक्स खो दिया है जो कि 3,000 का था, लेकिन एक्चुअल लायबिलिटी 50,000 की थी, तो अब जो श्योरिटी है उसको सिर्फ 47,000 ही पे करने हैं, वो 50,000 पे नहीं करेगा, क्योंकि क्रेडिटर जो है वो 3,000 का ज्वेलरी बॉक्स जो कि उसने सिक्योरिटी रखी थी वो खो चुका है। देन नेक्स्ट इज बाय द इनवैलिडेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इस केस में क्या है कि अगर आपने गारंटी ली है बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी पर्सन को गलत बता के आपने उसकी गारंटी ली है, तो उस केस में भी जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब जो ए है उसने बी के पास जॉब करी एज अ मैनेजर, बी ने ए को हायर किया एज अ मैनेजर, और जो मैनेजर बना, कौन मैनेजर बना, ए बना, उसने कुछ पैसे एडवांस लिए बी से, तो उसकी गारंटी जो है वो सी ने दी। अब सी को बी ने क्या बताया कि मैंने ए को एज अ मैनेजर रखा है, ठीक है, जबकि एक्चुअल में सी ने ए को क्या बताया कि मैंने ए को एज अ ऑडिटर रखा है, लेकिन एक्चुअल में उसने उसे मैनेजर अपॉइंट करा था। तो अब
जो जिसने गारंटी दी है सी ने, उसको पता है कि भाई ए को उसने एज अ ऑडिटर रखा है, लेकिन एक्चुअल में उसने उसे मैनेजर अपॉइंट करा है। तो इस केस में उसने अब इस बेस पे उसने सोचा कि भाई ये अच्छा इसको ऑडिटर अपॉइंट करा है, तो उसने उसकी गारंटी दे दी ए की पैसों की। लेकिन बाद में पता चला कि भाई उसने तो उसे एज अ मैनेजर अपॉइंट करा था। तो यहाँ पे जो गारंटी है वो ऑब्टेन की गई है मिस रिप्रेजेंटेशन से या फ्रॉड से। तो उस केस में जब अगर वो पेमेंट नहीं करता है ए, तो उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि उससे मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी ली गई है। देन नेक्स्ट इज गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब होता है कुछ छुपाना। अगर आपने क्रेडिटर ने कुछ छुपा के किसी पर्सन की गारंटी मतलब किसी से ली है, मतलब श्योरिटी को पूरी बात नहीं बताई और उसकी गारंटी ले ली किसी पर्सन के अगेंस्ट, तो उस केस में भी जो है वो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। अब वही वाली हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे अब जो सी है उसको नहीं बताया गया। सी ने जो है बी ने ए को 50,000 रुपए दिए और सी ने जो है ए की गारंटी ले ली, लेकिन बी ने उसको ये नहीं बताया कि ये पहले भी मेरे पैसे मार चुका है, इसने पहले भी मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर जो है उसने चीज़ छुपाई सी से, श्योरिटी से, क्योंकि अगर उसे ऐसा पता लग जाता तो शायद वो ए की गारंटी नहीं लेता। तो यहाँ पे क्रेडिटर ने कुछ छुपाया है। तो इस केस में अगर जो है वो पेमेंट नहीं करता है ए टाइम पीरियड के अंदर, तो श्योरिटी जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, उसे पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी अब जो गारंटी है वो बाय कंसीलमेंट से ली गई है। द नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ को श्योरिटी टू जॉइन अ श्योरिटी। सपोज सी अगर कहता है, अब बी जो है वो ए को पैसे दे रहा है 50,000 रुपए, सी कहता है कि मैं ए के लिए श्योरिटी तभी बनूंगा अगर मेरे साथ डी जो है वो भी ज्वाइन करेगा एज अ को श्योरिटी। तो उसने एक कंडीशन लगा दी। तो अगर डी ज्वाइन नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली सी भी फिर उसका श्योरिटी नहीं बनेगा, सी ऑटोमेटिकली ही वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट राइट्स ऑफ श्योरिटी एंड डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।